नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा में आज शाम थमेगा चुनावी प्रचार। भाजपा के कई नेता आज करेंगे प्रचार। राहुल गांधी की भी आज कई जनसभाएं। आज से पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत। योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामले। दिल्ली के वायु प्रदूषण और तिरुपति के लड्डू मामले पर भी होगी सुनवाई। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के ताजा हमले में 6 की मौत। G7 देशों ने कहा संघर्ष का कूटनीतिक समाधान संभव। शारदीय नवरात्र आज से शुरू। सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता। पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा। और आइए बुलेटिन में पहले बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसके लिए जो प्रचार है आज शाम समाप्त हो जाएगा। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो सभी प्रमुख दलों के नेता जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेताओं सहित कई राज्यों में मुख्यमंत्री और दिग्गज नेताओं ने हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। प्रचार के अंतिम दिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलायत और सफीदो विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी अंबाला सिटी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा और रोड शो करेंगे। इसके साथ साथ न सिर्फ बीजेपी बल्कि अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी नूंह, महेंद्रगढ़, अटेली और नारनौल विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जबकि पार्टी नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा भिवानी, सिरसा और यमुनानगर जिलों में आज प्रचार अभियान चलाएंगे। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला देवपाल और इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए एक ही चरण में शनिवार को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। इस बीच चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर को मतदान के दिन शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही अन्य माध्यम से एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसार शामिल है। और आपको बता दें, पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लेकर आज पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में पीएम इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। पोर्टल लॉन्च होने के बाद युवाओं को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। देश की टॉप 500 कंपनियां अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप पर रखेंगी। कंपनियां इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देंगी। पीएम इंटर्नशिप योजना 2 फेज में चलाई जाएगी। पहले फेज में 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि स्कीम के दूसरे फेज में 70 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना से युवाओं को तो लाभ होगा ही, इसके अलावा कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। हर इंटर्न को 5,000 प्रति माह दिए जाएंगे। इसमें से 4,500 रुपये सरकार देगी, तो वहीं 500 रुपये कंपनी अपने CSR फंड से देगी। इंटर्न को ये पैसा 1 साल के लिए मिलेगा। 21 से 24 साल उम्र के 10वीं पास कैंडिडेट जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कैंडिडेट की फैमिली में कोई सरकारी नौकरी में और इनकम टैक्स के दायरे में नहीं होना चाहिए और वे किसी इंस्टीट्यूट से फुल टाइम कोर्स ना कर रहे हों, तभी वो इस स्कीम के दायरे में आ सकते हैं। कैंडिडेट आज लॉन्च होने वाले पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और नवरात्रि पर गरबा कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अहमदाबाद शहर के चाणक्यपुर इलाके में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद स्वस्थ लोकसभा अभियान के तहत गांधीनगर में स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही
16 सिविल अस्पताल में टेली पुनर्वास केंद्र और साउंड प्रूफ रूम का लोकार्पण भी करेंगे। अमित शाह भदज क्षेत्र में नवनिर्मित सब्जी मंडी और सरकारी प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही विचार ट्रस्ट द्वारा संचालित नवनिर्मित विश्व के एकमात्र धातु पात्र संग्रहालय का लोकार्पण और नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री वाइब्रेंट गुजरात नवरात्रि महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे और नवरात्रि के अवसर पर जोधपुर वार्ड और मकरबा में आयोजित रास गरबा महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। नए वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल अगर बात की जाए एसपी थारकर की, तो उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आपको बता दें कि 30 सितंबर को ही एसपी थारकर ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कमीशन की ओर से उठाए गए कदमों पर नाखुशी जाहिर करते हुए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि कमीशन एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा। इस हलफनामे में आयोग की कमीशन की सब कमेटी की मीटिंग की सिफारिश और CAQM एक्ट पर अमल करने को लेकर उठाए गए अब तक कदमों की जानकारी देनी है। साथ ही बताना है कि वो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। इसके साथ ही तिरुपति लड्डू प्रसाद से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रवैये पर सवाल उठाते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से गठित SIT की जांच जारी रहनी चाहिए या फिर जांच का जिम्मा किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए। और वहीं मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मौजूदा कानून के मुताबिक जबरन संबंध बनाने पर पत्नी अपने पति पर दुष्कर्म का मुकदमा नहीं कर सकती। IPC की धारा 375 में जहां इसे अपराध के दायरे से बाहर रखा गया था, वहीं नए कानून भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 के अपवाद 2 में शादीशुदा जिंदगी में जबरन संबंध बनाने को अपराध नहीं माना गया है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में नए और पुराने कानून में मौजूद इन प्रावधानों को चुनौती दी गई है। तो कई सुनवाई जो हैं आज होनी है सुप्रीम कोर्ट में। वहीं पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। करीब 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मियों की नौकरी रद्द करने की कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 2016 की इन नियुक्तियों को भ्रष्टाचार के चलते कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द किया है। इसके साथ ही इन शिक्षकों को वेतन ब्याज समेत लौटाने को कहा है। और आइए बात कर लेते हैं बिहार की, जहां कई इलाकों में अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के कारण 13 जिलों के 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, कटिहार, खगड़िया और मधेपुरा में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से घिरे हैं। सड़कों पर भी 2 से 3 फीट पानी लगातार बह रहा है। बाढ़ के कारण स्कूलों में पानी भर जाने के चलते DM के आदेश पर 107 सरकारी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने को कहा गया है। हालांकि राहत की बात है कि कमला बालान और कोसी नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। 2 दिन में गांव में भी बाढ़ के जलस्तर में कमी आई है। दूसरी तरफ कोसी के पश्चिमी तटबंध टूटने की जांच बिहार सरकार कराएगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि दोषी पाए जाने पर अभियंता और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन की सरकार है। इसके साथ ही जिला प्रशासन लोगों के लिए मेडिकल कैंप भी चला रहा है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। हम बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बुधवार को भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से राहत कार्य चलाया गया। करीब 90,000 सूखे राशन पैकेट बांटे गए। अब तक लगभग 2,60,000 पीड़ितों को SDRF और NDRF ने निकाला है। SDRF की 17 और NDRF की 16 टीमें इस कार्य में यानी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।
और ख़ासतौर से जब बाढ़ की आफत की हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें, इसी क्रम में बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने और बांध टूटने से तबाही नजर आई। बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में विस्थापित हुए लोग शरण के लिए सड़कों के किनारे टेंट लगाकर रह रहे हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है और ज़रूरत के अनुसार पॉलीथीन शीट और नाव की व्यवस्था भी की जा रही है। चिकित्सा शिविर और पशुओं के लिए भी चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। के वृद्धि के कारण और जो कई जगह पर सीतामढ़ी और शिवहर जिले में तटबंध में ब्रीच हुआ था, उसके कारण जलस्तर बढ़ा है। तो हम लोग लगातार आज तीसरा दिन है, हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कम्युनिटी किचन पूरे ज़िले में जो हमारे 2 प्रखंड मुख्यतः प्रभावित है, और आई कटरा और गायघाट का बहुत आंशिक 1-2 गांव प्रभावित है। वहां 50 से ज़्यादा कम्युनिटी किचन आज की तिथि में प्रारंभ हो गया है, और कुछ कैंप्स अगर 5-10 और खुलने की ज़रूरत होगी कम्युनिटी किचन, वो आज हम लोग आज दिन में प्रारंभ कर देंगे। आपको बता दें, आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है और साथ ही साथ कलश की स्थापना भी होती है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। जय माता की। आज से महानवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया है। सभी भक्तगण आज से 9 दिन व्रत करेंगे, पूजा करेंगे। आज पहला दिन है, माँ शैलपुत्री का दिन है। कैसे आराधना करनी चाहिए और कैसे कलश की स्थापना होगी, किस मुहूर्त में होगी, आइए जानते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूतधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है। माँ शैलपुत्री माँ का पहला स्वरूप है। प्रथम दिन माँ की अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री थीं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया। माता शैलपुत्री को श्वेत रंग प्रिय है। माँ श्वेत रंग के वस्त्र, हाथ में त्रिशूल और कमल लिए बैल पर सवार हैं। माँ का ये सौम्य रूप करुणा और धैर्य को दर्शाता है। सफ़ेद जो है पुष्प वस्त्र जो है पहले ने माँ भगवती को पहनाए। शैलपुत्री का जो है ध्यान करते हुए माँ भगवती को जो है लाल गुलाब के पुष्प माँ भगवती को अर्पण करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें। माँ भगवती सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ कलश अथवा घट की स्थापना भी की जाती है एवं आज से लेकर पूरे 9 दिन अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा और कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक है, और यदि कोई इस मुहूर्त में न कर पाए तो आप निराश न हो। आप अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं, और ये मुहूर्त 11:46 से प्रारंभ होकर 12:33 तक रहेगा। कलश स्थापना का जो समय है वो प्रातः 7:15 बजे का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। 7:15 बजे जो है अपने घर में कलश स्थापना करें। 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में करें तो ज़्यादा बेस्ट है। कलश स्थापना के बाद माँ की आरती की जाती है और उसके बाद माँ को भोग लगाते हैं, और मान्यता है कि यदि गाय के घी से बना हुआ प्रसाद का भोग माँ को लगाया जाए तो माँ प्रसन्न होती हैं और मन चाहा वरदान देती हैं। नव दुर्गा के महापर्व पर मंदिरों, माँ के पंडालों और घरों में माँ की स्तुति की जा रही है।
भक्तगण 9 दिन मां के रंग में रंगे रहेंगे और मां के नाम के जयकारे लगाएंगे। मां शैलपुत्री की आराधना और कलश स्थापना के साथ मां के नव दुर्गे के महापर्व का प्रारंभ हो गया है। आज से 9 दिन तक उपासक व्रत रखेंगे और सभी भक्तगण मां के 9 रूपों की आराधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और 9 दिन तक मां के रंगों में रंगे रहेंगे। तो आप भी जाइए और मां के रंग में रंग जाइए। जय माता की। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। 9 दिनों के शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत के साथ ही आज सवेरे से ही मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ कलश अथवा घट की स्थापना भी होती है। इसके साथ ही पूरे 9 दिन तक अखंड दीपक जलाया जाता है। नवरात्र भारत में सबसे जीवंत और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा के 9 अवतारों को समर्पित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झंडेवालान छतरपुर मंदिर, वहीं मुंबई में मुंबा देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि समस्त देशवासियों को नवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। शक्ति वंदना को समर्पित यह पावन पर्व हर किसी के लिए शुभकारी सिद्ध हो, यही कामना है। जय माता दी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। वन्दे वाञ्छितलाभाय वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम् वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी प्रथम दुर्गा त्वं ही प्रथम दुर्गा त्वं ही भवसागर तारिणीं
दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम् शैलपुत्री प्रणमाम्यहम् शैलपुत्री प्रणमाम्यहम् ओंकारः मे शिरः ओंकारः मे शिरः पातु मूलाधार निवासिने पातो मूलाधार निवासिने हिंकारः पातु ललाटे हिंकारः पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी बीजरूपा महेश्वरी बीजरूपा महेश्वरी बीजरूपा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः नमो तो नवरात्र का पहला दिन जो कि शैलपुत्री को समर्पित है, उन्हीं का वर्णन इसमें हमें देखने को मिला। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं।
बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं हम नवरात्र की, जो कि आज से आरंभ हो चुके हैं। नवरात्रि के पहले दिन से ही मां दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालु भारी संख्या में नजर आ रहे हैं। वाराणसी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी मां दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर है। प्रथम दिन नवरात्रि में क्या माहौल है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। वाराणसी का प्रसिद्ध दुर्गा कुंड मंदिर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन लगा के श्रद्धालु, खासतौर से महिलाएं दर्शन कर रही हैं। पुरुष वर्ग भी हैं जो दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री का माना जाता है और यहाँ पर चूंकि काफी भीड़ होती है, वाराणसी और इसके आसपास के श्रद्धालु आते हैं नवरात्र के दिनों में। पूरे 8-9 दिन जितने भी नवरात्र पड़ते हैं उसमें माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आते हैं। सर्वप्रथम आती हैं माँ शैलपुत्री। आज से उनका दर्शन और उसके बाद 9 दिन तक सभी देवियों का दर्शन हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ माँ का चौथा दिन कुष्मांड दुर्गा का दिन है, जिस दिन यहाँ माता का विशेष दर्शन का माना गया है। आज हमारे यहाँ माँ का सुबह पंचगव्य पंचोपचार से पूजन करने के उपरांत माता का मंदिर 2:30 बजे सभी दर्शनार्थियों के लिए मंगला दर्शन करा करके मंदिर खुल गया और सारी व्यवस्थाएं जो जैसे भी हैं, सब मंदिर की तरफ से सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। दुर्गा मंदिर चूंकि वाराणसी का और आसपास के जिलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर लोग भारी संख्या में आते हैं और हम उन श्रद्धालुओं से बात करेंगे। ये बहुत ही दिव्य मंदिर है। यहाँ बहुत ही दिनों से माँ दुर्गा का आराधना किया जाता है। जिनकी जो भी मनोकामना होती है यहाँ पे पूर्ण होती है। ये प्राचीन मंदिर है, हमारी बहुत मान्यता है यहाँ की। तो मंदिर तो दुर्गा जी का पहला दिन नवरात्र है, तो दुर्गा दर्शन तो करने आना ही है। शैलपुत्री माता का पहला दिन है और हम दुर्गा मंदिर में बहुत पूजा करने आए। 4 बजे भोर में उठ के आए हैं यहाँ। ये जो नवरात्र है या मंदिर हैं, चाहे वो दुर्गा मंदिर हो, शैलपुत्री हो, क्योंकि काशी में जितनी भी माताएं हैं, शक्तिपीठ की जो माताएं हैं, वो नवरात्र में अलग अलग मंदिर हैं और लोग अलग अलग दिन अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। माँ कुष्मांडा चतुर्थ जो दिन होता है नवरात्रि का, उस दिन के लिए दुर्गा कुंड जो है जाना जाता है। लेकिन नवरात्रि के जो दिन है, 9 दिन यहाँ पर काफी भीड़ होती है। चूंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत मान का मंदिर है, तो यहाँ पे चूंकि हर वर्ग के लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो युवा हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, दुर्गा कुंड मंदिर, वाराणसी। तो पूरे देश में नवरात्र की जो धूम है वो नजर आ रही है। देश के विभिन्न मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी माता के दरबार में आज सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। माता के दरबार में भक्तों ने जय माता दी के उद्घोष से मंदिर परिसर गुलजार है। लोग मां की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। विंध्यवासिनी मंदिर जिसकी काफी मान्यता, और यहाँ आप देख सकते हैं ना सिर्फ जय माता दी का जो घोष है वो, और उसके साथ साथ माँ के दर्शन के लिए लंबी कतारें नजर आईं। साथ ही नई दिल्ली से सांसद बांसी स्वराज ने भी झंडेवालान मंदिर पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही सभी देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी, जगत जननी, जगदम्बा आप सभी के परिवारों में, आपके जीवन में सुख, शांति, संपदा, आरोग्यता लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। और हमारा राष्ट्र माता रानी की कृपा से एक विकसित भारत बने, यही मेरी आशा है। जय माता दी। और दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से ही डॉक्टर सुयश शर्मा हमारी सहयोगी जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुयश, जानना चाहेंगे किस तरह का जो माहौल है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो नज़र आ रही है। किसी भी मंदिर की बात की जाए, लोगों का लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। फिलहाल झंडेवालान मंदिर की बात करें तो क्या किस तरह का माहौल वहाँ? सबसे पहले आपको दर्शन कराऊंगी मां झंडेवाला माता की, बीच में बैठी हुई है, साथ में दाहिने काली मां है और
सफेद रंग पसंद है तो सफेद फूलों की सजावट की गई है इतनी खूबसूरती से, और लगातार भक्तों का तांता सुबह से ही जुड़ा गया है। मैं कहूँगी कि एक बार कैमरा पर्सन आपको ऊपर दिखाए तो आप देखिए ऊपर भी माँ शैलपुत्री की, नीचे माँ झंडेवाला है, तो वहीं ऊपर माँ शैलपुत्री की तस्वीर है जहाँ पर माँ अपने हाथ में त्रिशूल लिए हैं और कमल का फूल लेकर के बैठी है। ये सौम्य रूप माँ का, इसी रूप को दर्शन करने के लिए यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से आ रहे हैं, झूमे हुए हैं भक्ति के रस में, और यहाँ पर रस बरस रहा है भक्ति का, सौहार्द का। यहाँ से कि पूरा प्रांगण जो है वो भजनों से सजा हुआ है। लगातार पीछे भजन चल रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और आप देखिए यहाँ बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ तक कि छोटे छोटे गोद में बच्चे भी आ रहे हैं। और यहाँ हमने जब बच्चों से बात की कि आप माँ के पास क्या मांगने आए हैं, तो उनका भी यही कहना था कि पेपर चल रहे हैं, नहीं तो हम चाहते हैं हमारे एग्जाम अच्छे हो जाए। तो देखिए यहाँ जो भी आता है, हम कहते भी हैं कि माँ के मंदिर में अगर आप आते हैं तो कोई ना कोई मुराद आपके मन में जरूर होती है, और माँ उस मुराद को अवश्य पूरा करते हैं। और यही आज यहाँ झंडेवालान मंदिर की छटा बनी हुई है। दाहिने ओर में भजन हो रहे हैं, भक्त लगातार आते जा रहे हैं। माँ की एक झलक पाने के लिए सुबह से कतार में लगे हुए हैं। और झंडेवालान मंदिर की अगर बात करें तो व्यवस्था बहुत ही अच्छे से की गई है। सारे सेवादार की एक कोशिश है कि जो भी भक्त आए उनको माँ के पूर्ण रूप से उनको दर्शन हो जाए, क्योंकि सुबह से जो लाइन में लगा हुआ है उसकी एक ही तमन्ना है कि मैं जब जाऊं तो माँ के इतने सौम्य, इतने सरल स्वरूप के दर्शन कर सकूं। और आज क्योंकि पहला दिन है तो अलग ही लोगों में जोश भी बना हुआ है। जयकारे लगाते हुए लगातार आ रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, दूर दूर से आए हैं, लाइन में लगे हैं और अपनी अपनी तमन्ना लेकर के माँ के दरबार में आए हैं। और एक ही पुकार है, जयकारा लगा रहे हैं। यहाँ चारों तरफ आप देखें तो फूलों से प्रांगण सजाए, सुगंध है, भक्ति का रस, श्रृंगार रस आज झंडेवालान मंदिर में अलग ही दिखाई दे रहा है। जी, जाहिर तौर पर ये भक्ति का रंग जो है वो हम देख सकते हैं। जय माता दी की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुयश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनको भी झंडेवालान देवी के दर्शन कराने के लिए। तो लगातार देश के अलग अलग मंदिरों की बात की जाए तो अमूमन यही माहौल नज़र आ रहा है। और इस बीच अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। दरअसल पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पे उनको ईडी का समन जो है वो मिला है। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिनको ईडी का समन मिला है, और बताया जा रहा है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में ये गड़बड़ी का पूरा मामला है, जिसके चलते उनको समन मिला है। एचसीए के वित्तीय घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये समन है ईडी का, और उसके लिए ही मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो अजहर पर करीब 20 करोड़ रुपए के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है। मोहम्मद अजहरुद्दीन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताएं, जिनको ईडी का समन मिला है, और किस तरह का जो पूरा मामला है इसकी जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता नीरज सिंह का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? देखिए, मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। 2019 में उन्होंने ये पद लिया था। उसके बाद स्टेडियम के अंदर कई सारे उपकरण खरीदने के लिए जो टेंडर निकाले गए थे, उसमें निजी लोगों को शामिल किया गया, और टेंडर में जो रकम दर्शाई गई थी वो बाजार की कीमतों से काफी ज्यादा थी, और उसके बाद भी निजी लोगों को टेंडर दिया गया। जो जांच निकलकर सामने आ रही है उसमें करीब 20 करोड़ का जो घोटाला है वो निकलकर सामने आ रहा है। चाहे वो जनरेटर खरीदना हो या स्टेडियम से संबंधित कोई सामान उसमें खरीदना हो, उसको लेकर अनियमितताएं निकलकर सामने आई हैं। और इससे पहले भी आप अगर देखें कि जो तेलंगाना की उत्पल जो पुलिस है उसने इसमें मामला दर्ज किया था, 3 FIR दर्ज हुई थी, जिसमें अग्रिम जमानत अजहरुद्दीन को मिली थी। बाद में ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया, ईडी ने अपनी जांच की, और आज मोहम्मद अजहरुद्दीन को पहला सम्मन गया है पूछताछ के लिए। उनको बिल्कुल, कि जो तो जाहिर तौर पर सम्मन जो है इस पूरे मामले में मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आइए अब सीधा आपको ले चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। ये क्वांटिटी इसलिए महत्वपूर्ण है
कि यूपीए के शासनकाल में 2006 से 13 के बीच में सिर्फ 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदी हुई थी पूरे भारत में। ये वो दौर था 2006 से 13 के बीच में सिर्फ 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदी हुई थी पूरे भारत में। ये वो दौर था 768 करोड़। ये वो दौर था जब मुंबई से लेके पंजाब तक ड्रग्स की गिरफ्त में था। और अगर एक जगह पे 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और ये भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं। लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुषार, I hereby please to appoint you as chairman RTI Department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect. आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। Indian Youth Congress is confident that you will devote yourself time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Sri Krishna Allavar ji, in charge Indian Youth Congress, and Sri Srinivas BV, the president. अब बताइए, अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट का को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध। दूसरा, संबंधों का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं है। ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ ना सिर्फ फोटो है बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है, तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं जिसमें हमारे 2-3 प्रमुख सवाल हैं। नंबर 1, ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है, तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। ये शक पैदा होता है। दूसरा शक, ये जो पैसा है क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती। ये 3 सवाल देश की जनता के सवाल है।
और ये शक पैदा करते हैं। कांग्रेस को स्पष्टीकरण चाहिए और ये इसलिए गंभीर सवाल है क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध हैं और मैं देश के प्रबुद्ध नागरिकों से भी कहना चाहता हूं, किसी देश को बर्बाद करना हो तो दो प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक, उस देश की जनता के बीच में भ्रम पैदा करो और दूसरा, सीधे उसकी युवा पीढ़ी को ड्रग्स में इन्वॉल्व करो। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि देश में भ्रम पैदा करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों, संस्थानों के साथ कांग्रेस पार्टी के संबंध यदा कदा उजागर हो रहे हैं। अब देश के युवाओं को सीधे नशे में इन्वॉल्व करने वाले इतने बड़े कांड के साथ कांग्रेस के ऑफिशियल पदाधिकारी का सीधा संबंध उजागर होना बहुत गहरे और खतरनाक संकेत देता है। अर्थात देश कितने गहरे और गंभीर संकट में आ सकता है इन लोगों के हाथ में थोड़ी सी भी शक्ति आने से, यह आप बहुत सहज रूप से समझ सकते हैं। तो हम इसलिए आज इस विषय के ऊपर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पुनः अपने 3 सवाल कांग्रेस से दोहराते हैं। नंबर 1, इस मुख्य आरोपी तुषार गोयल जो कि कांग्रेस का पदाधिकारी है, जिसका नियुक्ति पत्र उपलब्ध है, उसका कांग्रेस के साथ किस प्रकार का संबंध है? सिर्फ राजनीतिक संबंध है या व्यवसायिक संबंध भी? दिस रिलेशनशिप इज ओनली पॉलिटिकल और देयर इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल डायमेंशन इन्वॉल्व। दूसरा, ये जो पैसा हुआ है, क्या ये पैसे की जानकारी कांग्रेस पार्टी को है और क्या इससे पहले भी पैसे आ चुके हैं? तीसरा, इस प्रकार के लोगों को पार्टी में पदाधिकारी बनाकर क्या कांग्रेस ने ड्रग के किसी नेटवर्क के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं का क्या ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं है कि उन्हें आश्वासन दिया हो कि यदि उनकी सरकार आएगी तो जैसे पंजाब ड्रग्स की गिरफ्त में आया वैसे ही हरियाणा को भी वो उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे? और इस विषय में अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हुड्डा परिवार को इस बारे में जवाब देना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बेटे कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनके साथ फोटो और उनका नंबर। तो जवाब कांग्रेस पार्टी से चाहिए और जवाब हरियाणा कांग्रेस से चाहिए और जवाब हुड्डा परिवार से चाहिए। धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी जो कि सीधे तौर पर हमला बोलते नजर आए कांग्रेस पर, जिस तरीके से ड्रग विवाद जो है पूरा, जहां पे करीब 5600 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है उसकी बरामदगी हुई है और उसका जो मुख्य आरोपी है तुषार, जो कि यूथ कांग्रेस का अब हम कह सकते हैं जो चीफ है, आरटीआई सेल का वो चीफ रह चुका है। और उसके बाद अब लगातार जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं कांग्रेस से। और जैसा कि हमने देखा कि जो सुधांशु त्रिवेदी हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना कि कांग्रेस इस बारे में जवाब दे कि आखिर किस तरह का रिश्ता उनका तुषार के साथ रहा, जब उसे अपॉइंट किया गया तब किन बातों का ख्याल रखा गया, और अब क्योंकि जिस तरीके से चुनाव है तो क्या ऐसे भी इसका जो पैसा था उनको चुनाव में लगाने की बात आने वाले समय में नज़र आती, या जिस तरीके से पंजाब में पार्टी ने किया है इस तरह के आरोप भी वो लगाते हुए नज़र आए कि जिस तरीके से पंजाब में जो ड्रग माफिया हैं वो पांव पसार रहे हैं, क्या हरियाणा में भी सरकार बनती तो क्या ऐसे ही जो ड्रग माफिया हैं उनको शह देने का काम किया जाता कांग्रेस की अगर वहाँ सरकार आती? और उसके साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला कि इसके लिए ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि दीपेंद्र हुड्डा जिसका उन्होंने जिक्र किया, ना सिर्फ जो मुख्य आरोपी है तुषार गोयल उसकी फ़ोटो दीपेंद्र हुड्डा के साथ, बल्कि उसके फ़ोन में भी जो नंबर है वो मिला है, उसकी जो प्रति है वो दिखाते हुए यहाँ नज़र आ रहे थे सुधांशु त्रिवेदी। और उसी वजह से काफ़ी मामला जो है काफ़ी अहम हो जाता है, ना सिर्फ हरियाणा चुनाव के लिहाज से बल्कि जिस तरीके से जो ड्रग माफिया हैं सरकार लगातार प्रयास कर रही है किस तरीके से इन पर नकेल कसी जा सके, और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी पाई है। लेकिन अब जो ये ताज़ा मामला आया है जिसमें इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं जो मुख्य आरोपी है वो यूथ कांग्रेस आरटीआई का यहाँ चीफ रह चुका है, और उसी वजह से एक बार फिर जो कांग्रेस है वो कटघरे में खड़ी हुई नज़र आ रही है। लगातार जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं, क्योंकि खासतौर से युवाओं की अगर बात की जाए, सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे तौर पर यही जो सवाल है वो कांग्रेस से पूछा है कि क्या जो युवा पीढ़ी है उसको नशे की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, युवा पीढ़ी को ज़ाहिर तौर पर जो नशे की लत है वो लगाने की कोशिश की जा रही है, और इस तरह से जो ये पूरे जो ड्रग माफिया है जो पूरा कहीं ना कहीं जो गिरोह संचालित होता है, क्या उसके पैसे का इस्तेमाल
पार्टी फंड में भी किया गया है या किस तरह के जो अब चुनाव है, आगामी चुनाव, इसको लेकर भी क्या उसका इस्तेमाल हुआ है और क्या इससे पहले भी जो किस तरह का लेन देन है वो इसके साथ हुआ था या नहीं हुआ था। तो कई सवाल जो हैं वो यहाँ सुधांशु त्रिवेदी ने पूछे हैं कांग्रेस से, लेकिन फिलहाल देखना यही होगा कि कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। 5600 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है उसकी बरामदगी होती है और उसके बाद जो मुख्य आरोपी है वो यूथ कांग्रेस आरटीआई सेल का जो चीफ निकलता है और उसका भी यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जो हैं वो प्रमाण दिखाते नजर आए कि किस तरीके से जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर है वो यहाँ पर उन्होंने दिखाया और बताया कि किस तरीके से उसको अपॉइंट किया गया था। लेकिन अब जब जो मुख्य आरोपी है उसको लेकर कांग्रेस जो है किस तरीके के जवाब देगी या किस तरीके से इस मामले से भी पल्ला झाड़ती नजर आएगी, फिलहाल ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो खबरों का सिलसिला है वो डीडी न्यूज़ पे जारी है और हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और बृज बिहारी की पत्नी रमा देवी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान समेत 6 लोगों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी और निचली अदालत से मिली उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा है। गौरतलब है कि 1998 में बृज बिहारी की हत्या पटना के IGIMS अस्पताल में कर दी गई थी। 2014 में पटना हाईकोर्ट ने इस केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 9 लोगों को बरी कर दिया था। इस आदेश को बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर फिलहाल अब इनकी जो अपील है वो आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई है। बात करते हैं झारखंड की, जहां विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं और इसको लेकर झारखंड में राजनीति जो है वो गर्माती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने झारखंड सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकाली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से डीडी न्यूज़ संवाददाता सोमेश पटेल ने बातचीत की। झारखंड में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव ने क्या तैयारियां? कुछ एक दिनों में लगता है घोषणा हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे 365 दिन काम करती है। अगर हाल फिलहाल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी ने खास करके युवाओं की समस्याओं को लेकर के युवा आक्रोश रैली राज्य के राजधानी रांची में की थी और वो सफल कार्यक्रम था। इतने भी झारखंड में एग्ज़ाम हुआ कि एक भी कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें वो पेपर लीक नहीं हुआ। और मैं इसको कहता हूँ पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि पेपर को लीक कराया गया। लोगों को पता है झारखंड में हमारी जो माँ बहनें हैं वो लोग आज सवाल कर रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन जी अगर यही मैया योजना चलाना होता तो पहले 1 साल से पहले से क्यों नहीं चलाया कब से, जब चुनाव घोषणा होने वाली है। हेमंत सोरेन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाबूजी का जो कसम खाए और उसको भी पूरा नहीं किया, तो आज झारखंड की महिलाएं कैसे विश्वास करेगी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार आप उठा रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि डेमोग्राफी कम हुई आज। नहीं, उठा नहीं रही, ये तो आप ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। आप अगर सेंसस की रिपोर्ट देखेंगे 2000 क्या कहते हैं जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद 1951 में सेंसस हुआ था। उस समय की आबादी उनकी क्या थी और आज आबादी क्या है। और उधर से जो रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ करके झारखंड की धरती में और देश में भी आए, जो कि झारखंड बंगाल से सटा हुआ है और बंगाल से तुरंत झारखंड में लोग प्रवेश करते हैं, बांग्लादेश से बंगाल और बंगाल से झारखंड।
तो ये डेमोग्राफी साफ दिखता है। आप कोई चोरी करता हो, चोरी कराता हो, उसको चोर ही नहीं कहेंगे। अगर हम उसको चोर कहें तो उसको बड़ा तकलीफ हुआ। तो भाई आप हमको क्या कहते हैं, उसको असत्य साबित कर दीजिए। आपने ये सारी चीज़ों की चोरी नहीं करवाए हो पूरे 5 साल। ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, हजारीबाग, झारखंड। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर भारतीय नौसेना समुद्र में बेहद साहसिक मिशन पर निकल चुकी है। पहली बार 2 युवा महिला अधिकारी INSV तारिणी पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने निकल चुकी हैं। देखिए अरब सागर से हमारे रक्षा संवाददाता विशाल बरिस्टो की स्पेशल रिपोर्ट। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज गोवा में नौसेना के ओशन सेलिंग नोड से नाविका परिक्रमा 2 को झंडी दिखाकर रवाना किया। हाथ हिलाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट कमांडर रूका के और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के 8 महीनों के रोमांचित सफर पर रवाना हो गईं। इन जवानों को 8 महीने में लगभग 23,000 समुद्री नॉटिकल माइल्स की दूरी तय करते हुए दुनिया भर में तिरंगा लहराना है। भारतीय सेना में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक यह मिशन हमारे देश की सैन्य कूटनीति का अहम हिस्सा है। INS तारिणी में हमारे जो 2 ऑफिसर्स हैं, जवान ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, ये तय करेंगी। और जहाँ जहाँ जाएंगी 4 पोर्ट कॉल अभी तय हैं। वहाँ पे सडनली बहुत ज़्यादा इनको वेलकम मिलेगा। मीडिया भी शायद कवर करेगी और उसमें भारत का जो नाम है सडनली उसमें ये लोग उजागर करेंगे। और जो भी हमें इनको सपोर्ट चाहिए होगा हमारे यहाँ देश से, वो दिया जाएगा। दोनों महिला अधिकारियों ने 3 वर्षों तक कठिन प्रशिक्षण लिया है। अपने कठोर प्रशिक्षण के तहत वे 38,000 नॉटिकल माइल्स की यात्रा भी कर चुकी हैं। इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसे कोई एक्सटर्नल सपोर्ट प्राप्त नहीं होगा और इसके अलावा तूफानों से जूझती हुई तारिणी को सिर्फ समुद्री हवाओं के सहारे ही इस मिशन पर विजय पानी होगी। 3 ओशंस और 3 डिफिकल्ट केप से गुजरते हुए जब तारिणी आगे बढ़ेगी तो संदेश बिल्कुल साफ होगा। नया भारत विकसित है, आत्मनिर्भर है और नारी शक्ति का प्रतीक है। पणजी से कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी को देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। सरकार ने 1 वर्ष में प्रदेश को जीरो पॉवर्टी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने यूपी को गरीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा इसके लिए हर एक पंचायत के सबसे गरीब परिवार को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो जीरो पॉवर्टी स्टेट होगा। इसके लिए सरकार की ओर से पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। सीएम योगी ने इस महाअभियान के रोड मैप के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि किस तरह से सरकार प्रदेश से गरीबी मिटाने पर काम करने जा रही है। शासनादेश में कहा गया है कि सभी निर्धन परिवारों को भोजन, वस्त्र, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और मकान की उपलब्धता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए निर्धन परिवारों के मापन सूचक बेंचमार्क पर एक ठोस डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा ताकि अभियान से निर्धन परिवारों की स्थिति में जो सुधार आए उसे जीरो पॉवर्टी पोर्टल पर दर्ज किया जा सके। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की अगर बात की जाए तो 56 साल बाद वायु सैनिक के शव का अंतिम संस्कार यहाँ हुआ। विश्व के सबसे ऊंचे और दुर्गम बर्फीले युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के पास 1968 में प्लेन क्रैश में शहीद हुए सहारनपुर थाना ननौता क्षेत्र के गांव फतेहपुर निवासी मलखान सिंह का शव कल 56 साल बाद गांव पहुंचा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मलखान सिंह वायुसेना में थे। लद्दाख से भारतीय वायुसेना के वायुयान से उनका पार्थिव शरीर सहारनपुर के वायुसेना स्टेशन सरसावा लाया गया और वहां से सड़क मार्ग द्वारा नानौता स्थित उनके गांव तक लाया गया। रविदास मंदिर में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां परिजनों समेत ग्रामीणों ने अंतिम दर्शन किए। कैराना सांसद इकरा हसन, गंगोहा विधायक कीरत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने गांव पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
यहाँ पर एक पोस्टमैन आया था, उसने कहा तार लेके, उसने कहा कि आपका जो है आपका लड़का एक्सपायर हो गया। और वहाँ जो जहाज जा रहा था तो क्या ना चंडीगढ़ से रवाना हुआ था ले के लिए, तो बीच में कोई घटना ऐसी घटी, मौसम खराब हो गया, तो मौसम खराब की वजह से उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, तो सीधे बर्फ में धंस गया जहाज। और आइए रुक कर लेते हैं वैश्विक खबरों का। भी लेबनान के सेंट्रल बेरूत पर इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस हमले में 7 लोग घायल भी हुए हैं। बेरूत के बचारा इलाके में आज सुबह संसद के पास एक इमारत को निशाना बनाकर हमला किया गया। ये लेबनान की सरकार के मुख्यालय पर सबसे करीबी इजरायली हमला है। और खबर खेल जगत से। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में इस बात को सामने रखा कि देश अगले साल जनवरी में खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा। उनके मुताबिक इस विश्व कप में दुनिया भर की चुनिंदा टीमें शिरकत करेंगी। इसके साथ ही सुधांशु मित्तल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2032 के ओलंपिक में खो खो भी शामिल रहेगा। खो खो भारत का एक प्राचीन खेल रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय के दरमियान सरकार और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे दोबारा जीवंत करने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल है। आइए उनसे बात करते हैं। सुधांशु जी, लगातार कई तरह के प्रयास जो हैं, चाहे लीग के तौर पर देख लें, चाहे अन्य स्तर की प्रतियोगिता के तौर पर देख लें, खो खो को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस चैप्टर में क्या कुछ नया है? अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन ने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को प्रथम वर्ल्ड कप खो खो चैंपियनशिप का राइट दिए हैं और हिंदुस्तान में जनवरी के महीने में प्रथम विश्व कप खो खो चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खो खो आज 54 देशों में खेला जाता है और अभी जो एंट्रियां आई हैं 34 देशों की महिलाओं में और 34 देशों की पुरुषों की प्रतियोगिता के लिए आई है, जो बहुत बड़ी बात है। तो इस समय विश्व के कोने कोने से इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एंट्री आ चुकी है। जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि जो है वो कहीं ना कहीं है खो खो के खेल को लेकर, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी जो है वो अब ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन देखिए इसका सफ़र बड़ा अच्छा है। मिट्टी से ये सफ़र चालू हुआ, मैट तक आया और अब मैट से फैल के ये विश्व में फैल गया है। जो हम लोग प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले हैं वो विश्व स्तर पर एक नया मील का पत्थर साबित होगा, चाहे वे टेक्नोलॉजी हो, चाहे हिंदुस्तान की मेज़बानी हो, चाहे खेल का स्तर हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, टेलीविज़न पे हो। आप हर वो संभव चीज़ होगी जो इस खेल को अपने विश्व भर में फैलाने के लिए होना चाहिए। खेलो इंडिया के रोल को किस तरह से देखते हैं कि खेलो इंडिया ने किस तरह से खो खो को एक इनबिल्ड किया है, एक मजबूती की तरफ आगे बढ़ाया है? खेलो इंडिया ने चाहे स्कूल गेम हो, चाहे यूनिवर्सिटी गेम हो, यूथ गेम हो, हर जगह खेलो इंडिया ने खो खो को रखा और इसीलिए आज व्यूअरशिप की दृष्टि से जो खो खो की लीग है वो क्रिकेट के बाद 3rd मोस्ट पॉपुलर लीग है। एक सवाल जो है वो हर खो खो खिलाड़ी का रहता है और उसकी सपना भी रहता है कि ये साकार भी हो कि खो खो जो है वो कब ओलंपिक का एक पार्ट बनेगा। देखिए, वैसे तो हिंदुस्तान जो है ओलंपिक की 2036 में मेजबानी करेगा, ऐसी सबको उम्मीद है और इसीलिए वैसे तो स्वप्न ये रखा गया कि 2036 में खो खो को ओलंपिक का हर अंग होना चाहिए, लेकिन जिंदा कौमें इतना इंतज़ार नहीं करती। हम 2032 में जो है खो खो का ओलंपिक खो खो का की प्रतियोगिता में लेंगे। खो खो को 2032 के ओलंपिक का अंग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी कॉमनवेल्थ में हम लोग शामिल होने वाले हैं, उसके बाद एशियन गेमों में शामिल होंगे और होंगे ओलंपिक में। तो ये हैं सुधांशु मित्तल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खो खो जो है वो लगातार तेजी से न केवल देश में बढ़ रहा है बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बेहद तेजी के साथ विकास हो रहा है और जिसका उदाहरण जो है वो है वर्ल्ड कप, जो कि अब भारत की मेज़बानी में आयोजित होगा। कैमरामैन कालरा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं उदयपुर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोहनलाल सुखरिया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में मौजूद हैं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े जी, पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद
कटेरिया जी, जो इस विश्वविद्यालय के एलुमनाई भी है, उन्होंने मुझे बताया कि ये यहाँ एमए किए हैं, एलएलबी किए, फिर बीएड किए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ जी, कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी, सभी प्राध्यापकगण एवं कर्मचारीगण, अभिभावकगण, देवी और स्वजनों और प्रिय विद्यार्थियों, इस समारोह में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। आज का दिन न सिर्फ उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष है, बल्कि उनके शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी अत्यंत हर्ष का दिन है। मैं सभी शिक्षकों और अभिभावकों को भी सराहना करती हूँ, जिनके सहयोग और प्रोत्साहन से विद्यार्थी इस उपलब्धि का प्राप्त कर सके हैं। मैंने देखा है कि हमारे बेटियां सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। ये बहुत खुशी की बात है कि मैं पदक जीतने वाले सभी छात्राओं की विशेष बधाई देती हूँ। छात्र ने सोच रहे होंगे छात्राओं को विशेष बधाई दिए, छात्रों को क्यों नहीं? छात्र तो पहले से ही बधाई के पात्र है, लेकिन छात्रियां आगे आ रही है देश के लिए, समाज के लिए। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। प्रिय विद्यार्थियों, मेवाड़ और जयपुर की विभूतियों ने स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये क्षेत्र सदियों से राष्ट्रीय अस्मिता के संघर्ष का साक्षी रहा है। राणा रणछांगा, महाराणा प्रताप और भक्ति काल की महान संत कवयित्री मीराबाई का ये क्षेत्र शक्ति और भक्ति के संगम का क्षेत्र कहा जा सकता है। यहाँ की जनजाति बहुल आबादी ने इस क्षेत्र का ही नहीं, पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। यहाँ के इतिहास का आपको अध्ययन करना चाहिए। इससे आपको भारत की गौरवशाली परंपराओं के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको ऐसे विलक्षण व्यक्तियों की जीवन गाथा का परिचय प्राप्त होगा जो आपके लिए आदर्श हो सकते हैं। देवियों और स्वजनों, स्वाधीनता संग्राम के दौरान रियासतों में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के लिए प्रजा मंडल बनाया गया है। इस क्षेत्र में गठित मेवाड़ प्रजा मंडल को माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल वोया जैसे विभूतियों ने नेतृत्व प्रदान किया है। बाद में श्री मोहनलाल सुखाड़िया मेवाड़ प्रजा मंडल के महासचिव बने। आपके विश्वविद्यालय का नाम उनके ही नाम पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उनका लंबा कार्यकाल था। देवियों और स्वजनों, मेरा मानना है कि शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। 6 दशकों से भी अधिक समय से ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली सूची है, जिन्होंने राजनीति, शिक्षा, खेल, प्रशासन जैसे विविध क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। उनमें से अपना पंजाब के राज्यपाल एक है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय और इससे संलग्न 200 से अधिक महाविद्यालयों में 1,70,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस विद्यार्थियों में एक बड़ी संख्या अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के विद्यार्थियों की है। ये समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। इस विश्वविद्यालय से संलग्न गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज राजस्थान में सबसे बड़ी महिला विश्वविद्यालय में से एक है।
मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। ये सभी प्रयास महिला सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होंगे। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय ने अनेक गांवों को गोद लिया है तथा विद्यार्थियों को ग्राम विकास से जुड़ा है। ये प्रसन्नता की बात है कि ये विश्वविद्यालय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग है। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान निर्माता एवं अग्रणी राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि चरित्र शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मानते थे कि ऐसा शिक्षित व्यक्ति जिसमें चरित्र और विनम्रता ना हो हिंसक जीव से भी अधिक खतरनाक होता है। उसकी शिक्षा से यदि गरीबों की हानि हो तो वो व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप हो सकता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप जहां भी हो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके चरित्र पर कोई लांछन लाए। उच्चतम नैतिक मूल्य आपके व्यवहार और कार्यशैली का हिस्सा है। आपके जीवन के हर पहलू में इंटीग्रिटी हो। आपका हर कार्य न्यायपूर्ण और नीति संगम हो। प्रिय विद्यार्थियों, आपको 21वीं सदी की दुनिया में अपना स्थान बनाना है। ये तेज गति से हो रहे बदलाव का समय है। ये बदलाव ज्ञान विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तेजी से हो रहा है। इस बदलते परिवेश में अपनी शिक्षा की उपयोगिता बनाए रखने के लिए आपको निरंतर विद्यार्थी की मानसिकता यानी द स्पिरिट ऑफ द स्टूडेंट को बनाए रखना होगा। आप तो जो शिक्षा आपने प्राप्त की है और जीवन यात्रा के लिए एक प्रस्थान बिंदु है। जीवन यात्रा का पूरा मार्ग आपको अपने निरंतर परिश्रम और निष्ठा के बल पर तय करना है। साध्यता में प्रमाद यानी मानसिक अध्ययन न करने की सीख केवल विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि आजीवन साथ देती है। आपको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक संवेदनशीलता दोनों का समन्वय बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। वस्तुतः इन दोनों ने सहज संतुलन बना रहता है। संवेदना एक प्राकृतिक गुण है। परिवेश, शिक्षा और संस्कारों में व्याप्त करुणा से कुछ लोग अंध स्वार्थ का मार्ग पकड़ लेते हैं, परंतु सबके हित को प्राथमिकता देने के विचारधारा आपकी प्रतिभा को और अधिक विकसित बनाएगी। परोहित करने में अपना हित सहज ही सिद्ध हो जाता है। हमने वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। आपकी पीढ़ी के योगदान के बल पर ही ये राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो सकेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप राष्ट्र निर्माण और देश निर्माण में यथाशक्ति सर्वाधिक योगदान देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप अपने आचरण और कार्य से अपने परिवार, समाज और देश